Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss class 12th English Flamingo का first poem My Mother at 66 written by Kamla Das. मीन्स इस poem के जो MCQs हैं उसको हम discuss करने वाले हैं. So now the first one is Who is the poet of this poem? इस poem का poet या writer कौन है? Now the correct answer is D. कमला दास. टेक्स्ट. Why was the poet going to कोचीन? पोइट जो है वो कोचीन क्यों जा रही है? कोचीन मीन्स एयरपोर्ट क्यों जा रही है? टू टेक अ फ्लाइट, क्योंकि उसको फ्लाइट लेनी थी. दैट्स वाई शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट. नेक्स्ट. व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोइट फील्स? पोइट जो है वो किस तरह का दर्द महसूस करती है? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी ए लूजिंग हर मदर, क्योंकि पोइट को डर था कि जब वो लौट कर आएगी या नेक्स्ट टाइम वो अपनी माँ से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, जो कि उसको ये दर्द था और जिससे वो बहुत ज़्यादा वो दुखी भी थी. मीन्स शी इज अ गर्ल. नेक्स्ट. इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? कमला दास ने जो स्टोरीज और जो नॉवेल्स लिखी हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी हैं? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी इंग्लिश एंड मलयालम. नेक्स्ट. 5. What name the poetic devices used in the poem? इस poem में जो poetic devices used हुए हैं वो कौन कौन से हैं? Metaphor, simile, alliteration या all of these? Now the correct answer is D, all of these. Next. Why did the poet hide her fear from her mother? पोइट हमारी जो कमला दास है वो अपनी मदर से अपना जो उनका जो फियर था वो क्यों छुपाती हैं? बिकॉज शी वॉज एफ्रेड, क्योंकि उसको डर था that her mother would not be able to bear the truth. मीन्स उसकी माँ जो है वो जो उसका जो पेन था या वो जो सच्चाई कहीं उसको वो जान ना जाए कि उसकी कमला दास उसकी जो डॉटर है वो इतनी दुखी है, और इतना उसको जानने के बाद कहीं उसकी मदर भी इतनी दुखी ना हो जाए. सो दैट्स वाई वो अपने दुख को या उसका अपना जो डर था उसकी माँ को खोने का उसको वो छुपाती है. नेक्स्ट. विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज स्प्रिंटिंग? कौन सा पोएट्री डिवाइस यूज हुआ है ट्रीज स्प्रिंटिंग में? तो ट्रीज आपके क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. और स्प्रिंटिंग मीन्स भागना, दौड़ना. तो क्या पेड़ आपके दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं? नहीं है ना. तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब आप नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग कंसर्न करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सोनिफिकेशन. सो ट्रीज भाग रहे हैं मीन्स उन्होंने एज अ ह्यूमन बींग उसको कंपेयर किया, एज अ ह्यूमन बींग उन्होंने उसको कंसर्न किया है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज दी पर्सोनिफिकेशन. जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. तो एक्सपीरियंस क्या है? कोई लिविंग थिंग है कि जिसको वो आपका बेस्ट टीचर होएगा, और टीचर क्या है? आपका लिविंग थिंग है, मीन्स एक लिविंग पर्सन है. तो यहाँ पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस जो हुआ है वो कौन सा हुआ है? पर्सोनिफिकेशन. सो नाउ नेक्स्ट. व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोम? इस पोम का जो मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर है या जो क्वालिटी है वो क्या है? नरेटिव स्टाइल यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 14 लाइन्स. मीन्स ये जो पोम जब आप देखेंगे तो आपको कहेंगे आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, बल्कि हर जगह क्या मिलेगा? 2-3 जगह आपको कॉमास मिल जाएंगे. तो मीन्स उन्होंने पूरी स्टोरी को एक सिंगल सेंटेंस में लिखा है और इन द लाइन ऑफ 14 मीन्स 14 लाइन की एक ये पोम है. Next. Why has the poet brought the image of the trees and children? पोइट जो है वो चिल्ड्रन की और बच्चों की इमेज को क्यों दिखाती है, क्यों शो करती है? टू ड्रॉ द कंट्रास्ट, क्योंकि इन पिक्चर से वो एक कंट्रास्ट बताती है. मीन्स उसकी जो माँ है वो बूढ़ी हो गई कि किस तरह से वो भी कभी यंग थी और पता नहीं टाइम कैसे स्पीड से निकल गया, और अब उसकी माँ जो है वो इतनी बूढ़ी हो गई है. और अब वो आप क्या दिखा रही कि बच्चे अपने घर से भागते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं. तो ये एक तो उधर उसकी माँ की एज बता रहे हैं और इधर यहाँ पे वो बच्चों को भी बता रही है. तो यहाँ पर वो एक कंट्रास्ट को शो करना चाहती है, कंट्रास्ट बता रही है. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोम? इस पोम का जो मेन आइडिया वो क्या है? ओल्ड एज. नेक्स्ट. व्हाई डिड द पोइट रियलाइज विथ पेन?
पोइट जो है वो पेन के साथ क्या रियलाइज करती है, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स, कि उसकी जो मदर है वो कैसी एक कॉप्स की तरह दिख रही है, मीन्स एक लाश की तरह दिख रही है, एक डेड बॉडी की तरह दिख रही है। कॉप्स मीन्स होता है कि डेड बॉडी, लाश। तो अपनी माँ को जो है वो देखती है, दुखी होती है और सोचती है कि इसकी माँ ऐसे दिख रही है जैसे कोई एक डेड बॉडी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फैमिलियर एक्ट, फैमिलियर एक्ट मीन्स वो कौन सा जाना पहचाना उसको दर्द फिर से महसूस होता है। हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर मीन्स बचपन में भी कभी उसको ऐसा दर्द हुआ होगा या बचपन में भी कभी उसने अपनी माँ को खोने का कष्ट सहा होगा, इसलिए उसको वो जो दर्द था वो फिर से उसको फील होने लगता है अपनी माँ को खोने का। अ वर्ड अम्मा मीन्स, इसमें जो देती है ना अम्मा वर्ड है तो उसका क्या मतलब है, अम्मा मीन्स मदर। विंटर्स मून्स आर रेफरेंस टू द मदर्स, इसमें एक वर्ड आया है विंटर्स मून मीन्स सर्दियों का मून, तो वो किस चीज़ का रेफरेंस है, वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है यहाँ पर, ओल्ड एज के बारे में। कहते हैं कि जो विंटर्स का जो मून होता है, सर्दियों का जो मून होता है वो बहुत ही धुंधला होता है, इतना ब्राइट नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आप बता रहे कि उसकी माँ जो है वो कैसी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, उसकी एज हो चुकी है और उसकी एज अब मीन्स वो फेड हो चुकी है धीरे धीरे से, क्योंकि जस्ट लाइक कॉप्स उसने बोला ही है, तो विंटर्स मून को वो यहाँ पर शो करना चाहती है एज एन ओल्ड एज। नेक्स्ट 15, व्हाट डज द एसन फेस सिग्निफाई, एसन फेस मीन्स राख की तरह फेस, इसका क्या मतलब है, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर। इट मीन्स कि पोइट का उसकी मदर का जो फेस है वो कैसा है, पेल मीन्स पीला पड़ चुका है, लाइफलेस पड़ चुका है मीन्स जिस तरह से मुर्दा बोल सकते हैं, क्योंकि कॉप्स उसने बोला है वर्ड को, तो वो जो एसन फेस का मतलब हुआ कि पेल मुरझाया हुआ और लाइफलेस फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोइट नोटिस आउटसाइड द कार, कार से बाहर पोइट क्या नोटिस करती है, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड जो है वो कौन से थे, सी यू सून अम्मा मीन्स उसमें जब लास्ट में वो अम्मा अपनी मदर को बाय बोलती है अपनी वो कोचीन एयरपोर्ट पर जाकर, तो वहाँ पर एक वर्ड बोलती है, एक फ्रेज होता है सी यू सून अम्मा मीन्स आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस मीन्स वो जानती है कि पता नहीं अब उस नेक्स्ट टाइम पर आने के बाद वो अपनी माँ से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो बोलती है सी यू सून अम्मा मीन्स उसमें उसके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक था, कि ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी होना कि जल्दी आकर वो अपनी माँ से दोबारा फिर से वो मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोम, कि पोइट तो देखो बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसको अपनी माँ को खोने का डर था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है, वो ये शो नहीं करती अपनी माँ को कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है उनको छोड़कर जाने पर। तो इसका क्या मतलब है, हर एश्योरेंस टू मदर एंड होपलेसनेस इनसाइड, वो अपनी मदर को एश्योर भी कराती है, साथ में ये होपलेसनेस भी रहती इनसाइड की, सॉरी हेल्पलेसनेस भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये था कि वो आके माँ को अपने द्वारा से वो मिलेगी। नेक्स्ट, एट द सिक्योरिटी चेक व्हाई वाज द मदर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, जब सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो उसकी माँ दूरी पर क्यों खड़ी होती है, बिकॉज द पोइट वॉज ट्रैवलिंग, क्योंकि पोइट अकेले जा रही होती है इसलिए सिक्योरिटी चेक पर वो अपने अकेले वो उसकी मदर जो वो दूर खड़ी रहती है। नेक्स्ट, व्हाट वरीड द पोइट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो क्या चीज़ उसको परेशान करती है, हर डिक्लाइन एज, अपनी माँ को देखती है कि किस तरह से उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, किस तरह से उसकी माँ की एज हो गई है और उसका जो फेस है वो कैसे पीला दिख रहा है, येलो दिख रहा है, एशन लाइक फेस दिख रहा है, जैसे राख, एशन लाइक फेस मीन्स राख की तरह फेस दिख रहा है, जस्ट लाइक कॉप्स, एक मुर्दा डेड बॉडी की तरह वो दिख रही है। तो ये जो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती हैं। What can be said about the number of children spilling out of the homes, कह रहे हैं कितने बच्चे घर से बाहर दौड़ते हुए आ रहे थे, they were used in numbers मीन्स बहुत सारे थे, आपको काउंट नहीं उसमें बताया नहीं गया है
कि टू चिल्ड्रंस वर आउट ऑफ देयर होम्स, दे वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बल्कि उसमें कहा है कि चिल्ड्रंस वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, सो दे वर यूज इन नंबर, वो बहुत सारे नंबर्स में थी, मीन्स बहुत सारे बच्चे थे. Why has the poet used the imagery to marry children spilling out of their homes? पोइट जो है वो इसमें एक इमेजरी यूज करती है. इमेजरी मीन्स होता है कि जब आप किसी की कल्पना कर सकते हैं, जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग. अब आपने हमेशा देखा है कि जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, कभी ट्रेन में जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप जाते हैं और पेड़, आपको लगेगा कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, एक अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं ना. तो वही चीज़ कह रहे हैं. और चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चों को भी आपने देखा, अपने घर में भी बच्चे कि जब खेलने के निकलते हैं, स्कूल में बच्चे क्लास से बाहर निकलते हैं, तो कैसे वो दौड़ते हुए निकलते हैं. तो ये जो वर्ड्स, ये जो फ्रेज हैं, आप इनकी इमेज कर सकते हैं, अपने माइंड में आप सोच भी सकते हैं. तो ऐसा पोइट ने क्यों किया है? टू शो द एनर्जी एंड लाइवलीनेस, क्योंकि पोइट जो है वो एनर्जी और लाइवलीनेस को शो करना चाहती है. विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोम, इस पोम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज्ड हुई है? कोई भी राइमिंग स्कीम इस पोम में यूज नहीं हुई है. पोम जो है वो राइटर ने फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निक को यूज़ नहीं किया है. पोम जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है. नाउ कोट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली इन द पोम. जो सिमली जो पोम है, इसमें जो दी गई है पोइटिक डिवाइस, उसका एक एग्जाम्पल बताइए. सो लाइक दैट ऑफ कॉप्स, जैसे कि अब सिमली है, तो सिमली की आपको पता होगा डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें सच लाइक एज वर्ड्स को दिया जाता है, वर्ड्स को यूज किया जाता है, दीज आर कॉल्ड एज अ सिमली. सो नाउ नेक्स्ट 25. Quote an example of metaphor in the poem. इस पोम में जो मेटाफर जो आपका पोएटिक डिवाइस यूज किया उसको बताइए. नाउ द करेक्ट आंसर इज हर फेस एसन. सिमली और मेटाफर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. सिमली में भी कंपेयर करते हैं, मेटाफर में भी कंपेयर करते हैं, बट सिमली में सच लाइक एज वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, और मेटाफर में सच लाइक एज वर्ड्स को हम यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट 26. कोट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटेशन इन द पोम. इसमें एलिटेशन आपको बताना है, लाइक एसन, फ्राइडे मॉर्निंग, या नन ऑफ दीज. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज. एलिटेशन में जब आपका एलिटेशन मीन्स होता है कि जब आपका सेम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एन एलिटेशन. सुनो, यहाँ पर आपका कोई भी एलिटेशन नहीं है. नेक्स्ट, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज इन द पोम. आपको पर्सोनिफिकेशन बताना है. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए स्प्रिंटिंग ट्रीज. अब स्प्रिंटिंग ट्रीज मीन्स हुआ कि पेड़ जो वो आपके भागते चले जा रहे हैं, और पर्सोनिफिकेशन में आपकी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग हम कंसर्न करते हैं, उसको मानते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सोनिफिकेशन. तो पेड़ आपके नॉन लिविंग थिंग है, बट वो भागते चले जा रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग उसको हमने इसमें शो किया है पोइट ने. इसलिए यहाँ पर आपका जो जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, जो पोइटिक डिवाइस हुई, वो है आपकी पर्सोनिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 28. वाई डज द पोइट फील स्केयर्ड, है ना. पोइट जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उसको स्केयर्ड मीन्स डर फील करना, तो वो पोइट जो अपने आप में बहुत ज़्यादा उसको स्केयर्ड फील क्यों होता है. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ऑफ अ मदर्स डिटेरियोरेटिंग हेल्थ. क्योंकि उसकी माँ की जो हेल्थ थी वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रही थी, मीन्स हेल्थ धीरे धीरे उसकी माँ की हेल्थ जो वो खराब हो रही थी. सो नाउ नेक्स्ट 29. व्हाट इज हैपनिंग इन द पोम. इस पोम में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है. हैपनिंग मीन्स क्या होना, क्या घटित होना. द पोइट इज लिविंग हर मदर्स होम एंड गोइंग टू कोचीन. इस पोम में जो है, जब आपने अगर पोम को पढ़ा होगा, तो पोइट जो है वो अपनी माँ का घर छोड़ रही है, एंड शी इज गोइंग टू कोचीन. वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है. व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम टुवर्ड्स द एंड. लास्ट में
इस पोम का जो टोन था वो कैसा था, रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस, मीन्स उस चीज़ को उसको रेजिग्नेशन भी था, इस चीज़ को कहीं ना कहीं उसको बोल सकते हैं कि मलाल भी था कि नाउ शी इज़ लिविंग हर मदर, कि अपनी माँ को वो छोड़ रही है, बाद में वो माँ से मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और लेकिन वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब उसको वो बाय बोलती है, मीन्स सी यू सून, अम्मा जब उसको बोलती है तो वो उसको बहुत स्माइल देकर बोलती है, स्माइल करते हुए बोलती है, जिससे कि उसकी माँ ये फील ना कर सके कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो भी इतनी दुखी ना हो जाए। नेक्स्ट 31, व्हाट डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल इन द पोम हाईलाइट। कह रहे हैं इसमें आपने देखा ना कि एक तो 40 लाइन की पोम है और उसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि क्या है, कॉमा में। तो सिंगल लाइन में मीन्स सिंगल सेंटेंस में पूरी पोम को लिखा गया है। नाउ पोइट्स इंटरविनिंग थॉट, इंटरविनिंग मीन्स होता है कि इंटरकनेक्टेड, बहुत ज़्यादा या क्लोजली कनेक्टेड, हम थॉट्स भी उसको बोल सकते हैं कि पोइट्स की जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट है, एक के बाद एक उसके मन में बहुत सारे थॉट्स और विचार आने लगते हैं, जिससे पोम जो है वो 40 लाइन्स में एक सिंगल सेंटेंस में इस पोम को लिखा गया है। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द पोम। नाउ द करेक्ट आंसर इज 2, एक तो उसकी माँ और दूसरा वो पोइट खुद हिमसेल्फ। नेक्स्ट 33, What question arises from complexity of the situation in the poem? इस पोम में कॉम्प्लेक्सिटी की सिचुएशन इतनी ख़राब है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिख रही है, लेकिन क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्या क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो अपने, एक्चुअली जो पोम जो है ना, ये केवल एक कमला दास की ही पोम नहीं है, उन्होंने अपनी स्टोरीज को नहीं लिखा है, बल्कि ये हम सब की ही एक तरह से स्टोरी बोल सकते हैं, हम सबकी पोम बोल सकते हैं, या हम सबकी फीलिंग्स है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या जॉब करने के लिए एक जगह पर जब दूसरी जगह पर बच्चा जाता है, तो वो किस तरह से उस बैलेंस को मेंटेन करता है कि उसको जाना है, उसको जॉब भी करना है और उसकी अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो इस तरह से किस तरह हम एक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस को मेंटेन करते हैं। Next 34, how is the imagery of young trees and merry children a contrast to the mother। इसमें दिया ना कि young trees are sprinting, कैसे पेड़ जो भागते चले आ रहे हैं और जो बच्चे वो बहुत खुश हैं और कैसे वो अपने घरों से दौड़ते हुए आ रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें आपकी इमेजरी है वो क्यों कंट्रास्ट, आपको क्यों लगता है कि वो एक कंट्रास्ट, बिकॉज मदर्स हेल्थ, क्योंकि एक तो उसकी माँ की जो हेल्थ है वो बहुत डिटेरियोरेट हो रही है, माँ की हेल्थ उसकी दिन पर दिन ख़राब होती चली आ रही है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा पेल, वीक, कमज़ोर दिख रही है, जो उसके किसको शो करता है, इसकी होपलेसनेस को। और जबकि ट्रीज़ जो हैं वो ट्रीज़ एंड मैरी चिल्ड्रन, और जो ट्रीज जो पेड़ और जो खुशी से जो बच्चे खेलते हुए बाहर आ रहे हैं वो यूथफुलनेस और होप को इंडिकेट करते हैं। इस तरह से ये दोनों वर्ड जो है वो एक दूसरे में कंट्रास्ट हैं। Which of the following is not an instance of the use of figure of speech। इसमें ये आपके जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से फिगर ऑफ स्पीच कौन सा नहीं है। I saw my mother beside me, यहाँ पर देखिए आपका एम वर्ड को रिपीट किया गया है, इसलिए आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है आपका एलिटेशन है। हर फेस एक्शन, यहाँ पर आपका जो कंपेयर किया गया है वो आपका मेटाफर है। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक और स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर जो है वो क्या आपका रिपीटेशन है ना। एलिट्रेशन और रिपीटेशन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और ये जो आपका आंसर है सी, ये इसमें आपका कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी। इसमें आपका एलिट्रेशन है, इसमें आपका मेटाफर है और इसमें आपका रिपीटेशन है। नेक्स्ट 36, What was the expression of poet's face while parting from her mother। जब पोइट अपनी माँ से दूर होती है तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। स्माइलिंग, वो स्माइल करती है, दुखी नहीं होती है। क्यों स्माइल करती है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसलिए स्माइल करती है इससे उसकी माँ उसकी कंडीशन को, उसके अंदर जो डर था, जो फियर था, उसको वो जान जाए।
जान ना पाए, इसलिए मीन्स कहीं उसकी माँ क्या उस मीन्स कहने का मतलब ये कि उस पोइट के अंदर जो डर, जो फियर जो था अपनी माँ को छोड़ने का, पार्ट करने का, उसको दूर जाने का, तो उसके डर को उसकी माँ कहीं समझ ना जाए, इसलिए वो स्माइल करती है। नेक्स्ट, हुज हाउस द पोइट वॉज लिविंग, किसका घर पोइट छोड़ रही थी? हर पेरेंट्स हाउस। वॉट वॉज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, पोइट के बचपन का डर का क्या था? लूजिंग हर मदर, एक बार बचपन में भी उसको इस तरह से एक डर हुआ था कि उसको अपनी माँ को खोने का डर था, तो वही डर उसको फिर से हो जाता है। वॉट वर द वर्ड्स दैट शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, वो कौन से वर्ड्स थे, वो कौन सा सेंटेंस था, वो कौन सा फ्रेज था, हम बोल सकते हैं कि यूज़ करती है जब वो अपनी माँ से दूर होती है, अलग होती है। सी यू सून अम्मा मीन्स बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट पैंक्स, पैंक्स मीन्स दर्द, दुख, है ना, पेन हम जिसको बोल सकते हैं। पैंग मीन्स होता है पेन। व्हाट पैंक्स डिड शी फील व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसको कैसा दर्द होता है? पैंक्स ऑफ हेडेक, पैंक्स ऑफ स्टमक, पैंक्स ऑफ नी पेन या पैंक्स ऑफ हार्ट अटैक। मीन्स देखो, हार्ट अटैक मीन्स उसके दिल में दर्द होता है ना, हेडेक अलग हो गया कि सिर में दर्द होना, और हार्ट अटैक मीन्स उसको दिल में दर्द होता है कि जब वो अपनी माँ को छोड़ती है कि सेकेंड टाइम उससे या नेक्स्ट टाइम उससे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। 41, चाइल्डहुड फियर वॉज ऑफ, कि चाइल्डहुड बचपन का जो डर था वो क्या था? सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से दूर होने का डर था। शी वॉज गोइंग टू, वो कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। नेक्स्ट 43, द पोइट वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स द, पोइट जो है वो किसकी तरफ ड्राइव करते हुए जा रही थी या किसकी तरफ जा रही थी? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, एयरपोर्ट। 44, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटेस वॉज, उसके पोइट के बगल में जो व्यक्ति, जो पर्सन बैठा था वो कौन था? हर मदर। नाउ द करेक्ट आंसर इज टी, हर मदर। 45, द मदर ऑफ द पोइटेस वॉज, जो पोइटेस की जो मदर थी, कमला दास की जो मदर थी, वो क्या कर रही थी? डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ मीन्स हाफ स्लीप, जिसको हम लोग हिंदी में ऊँघना वर्ड बोलते हैं, कि उनको नींद आ रही थी इसलिए वो हाफ स्लीप थी, डोजिंग ऑफ थी। नेक्स्ट, द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ, पोइट कहती है कि उसकी मदर जो है वो पेल लाइक, किसकी तरह पीली दिख रही है? जस्ट लाइक अ कॉप्स, जैसे डेड बॉडी, जैसे लाश होती है ना पीली, मीन्स कहते हैं ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी कैसी पीली पड़ जाती है, ब्लड खत्म हो जाता है। कई वो लोग तो बोलते हैं कि ब्लड जो है वो पानी बन जाता है, बॉडी में ब्लड नहीं रहता है, तो बॉडी जो हमारी पीली पड़ जाती है। तो इसी तरह से बोलिए कि पोइट की जो मदर है वो कैसी दिख रही है? पेल, जस्ट लाइक कॉप्स, मीन्स डेड बॉडी की तरह। 47, कमला दास रियलाइज दैट हर मदर वॉज वेरी, कमला दास रियलाइज करती है कि उसकी माँ कैसी थी? द मदर वॉज वेरी ओल्ड, यंग तो थी नहीं, कैसी थी उसकी माँ? ओल्ड थी। नाउ 48, soon she soon put that thought out of her mind and मीन्स जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है कि उसकी माँ कैसी दिख रही है, जस्ट लाइक पेल, ऐसा लाइक फेस दिख रहा है, कॉप्स की तरह दिख रहा है, डेड बॉडी लाश की तरह दिख रही है, और इसके विचार, इसके थॉट जैसे मन में आते हैं तुरंत ही वो अपना जो मूड है वो चेंज कर लेती है और वो कार से बाहर या विंडो से बाहर वो देखने लगती है, जहाँ पर उसको ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए, भागते हुए पेड़ दिखते हैं और साथ में बच्चे भी दिखते हैं who are coming out of their home. Now, so now the correct answer is D, looked out of the window. Next 49. Narrator also saw children running out of their homes. 50. Children spilling out. Children spilling out. इसमें आपका कौन सा poetic device है? Now the correct answer is D, metaphor. Next 41. 51. Where was Kamla Das born? Kamla Das का जन्म कहाँ पर हुआ था? She was born in केरला। ये तो टर्म्स हैं, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट जब आप पोम को अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्म्स आपको लर्न हो जाएंगे।
व्हाट इज द कमला दास नोन फॉर? कमला दास क्यों जानी जाती है या कमला दास क्यों फेमस थी? नाउ बिकॉज शी इज इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट, क्योंकि इंडिया की वो सबसे ज़्यादा फेमस पोइट्स थी। उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं, जब आप उनके नॉवेल्स को, पोम्स को पढ़ोगे तो देखोगे कैसे वो अपने फीलिंग्स को, उनके जो थॉट्स आते हैं वो खुलकर उनको वो एक्सप्रेस करती हैं। नेक्स्ट 53, कमला दास रोट मैनी ऑफ अवर वर्क्स अंडर विच नेम? कमला दास ने ज़्यादातर अपना जो वर्क, जो अपना काम जो किया है अपना, वो किस नेम के अंडर किया है? माधवी कुट्टी। एक्चुअली क्या होता है कि हर पोइट जो होता है उसका एक ओरिजिनल नाम तो होता ही है, लेकिन जब वो कुछ वर्क्स लिखता है, नॉवेल्स या कोई भी लिटरेरी वर्क करता है, तो उसको एक अपना नया नाम दे देता है। जैसे कि जब हम लोगों ने विस्तास बुक का चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखो पोइट ने अपना नाम चेंज किया था। वो क्या था? जित कलासा नेम, पैट नेम चेंज कर लिया था, पैन नेम है ना, तो वैसे ही इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, दैट वाज माधवी कुट्टी। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेजेस डिड कमला दास राइट? कमला दास जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखती थी? इंग्लिश एंड मलयालम। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय कमला दास? इसमें से कौन सा जो वर्क जो है वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, पद्मावती हार्लोट। पद्मावती हार्लोट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। नेक्स्ट 56, विच नॉवल बाय कमला दास इज इंक्लूडेड इन हर इंग्लिश वर्क्स? कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हुए थे और उनमें से जो अल्फ़ाबेट ऑफ जो लर्स था वो इंग्लिश वर्क था, जिसमें वो इनको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट 57, व्हेन वाज द कलेक्शन पद्मावती एंड हार्लोट एंड अदर स्टोरीज पब्लिश? पद्मावती एंड हार्लोट जो है वो कब लिखी गई और कब पब्लिश की गई? नाउ द करेक्ट आंसर इज 1977। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मेजर थीम इन कमला दास पोइट्री? कमला दास की पोइट्री का मेजर थीम क्या है हमेशा से? नाउ द ह्यूमन रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटी, कि हमारे ह्यूमंस के जो रिलेशन है, उसके जो संबंध होते हैं एक दूसरे से, और उनकी क्या पहचान होती है। तो ये जो थीम जो है ना वो ज़्यादातर उनकी सारी पोएम्स का या सारे नॉवेल्स का सबका एक थीम रहा है मोस्ट प्रोबेबली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब कमला दास राइटिंग स्टाइल? इसमें से चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब उनकी कमला दास की राइटिंग स्टाइल को कैसे पता चलेगा? नाउ सेंसिटिव एंड लिरिकल, मीन्स उनकी जो राइटिंग थी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी थी और लिरिकल भी थी। नेक्स्ट टी, हाउ मैनी बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी दिस कमला दास पब्लिश्ड? कमला दास ने कितनी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की हैं? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, 5। द नरेटर ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ? नरेटर ने क्या देखा कि बच्चे दौड़ते हुए कहाँ से आ रहे हैं? रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि वो अपने घरों से दौड़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट जेनर डज अल्फाबेट ऑफ लस्ट बिलोंग टू? अल्फाबेट ऑफ जो लस्ट है वो क्या है? मीन्स कोई आपका नॉवल था, पोइट्री था, बायोग्राफी या ड्रामा? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, नॉवल। इन विच ईयर वॉज कमला दास बॉर्न? कमला दास का जन्म कब हुआ था? इन 1934। व्हेन डिड कमला दास पास अवे? कमला दास की डेथ कब हुई थी? इन 2009। नेक्स्ट, द नरेटर अगेन कंपेयर हर मदर टू? नरेटर फिर से अपनी माँ को किससे कंपेयर करता है? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, लेट विंटर्स मून। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं कई बार बोल देती हूँ कि किससे कंपेयर करता है राइटर, तो जब हम एक प्रॉपर फ्लो में बात करते हैं तो राइटर से मतलब करता है या करती है वो बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक कॉमन वर्ड को हम यूज़ करते हैं। सुनो, जिसमें आपने जैसे देखा कि पहले तो जस्ट लाइक कॉप्स अपनी माँ को कंपेयर करती है, और फिर सेकेंडली वो अपनी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है, क्योंकि विंटर्स का जो मून होता है वो कैसा होता है? फेड होता है ना, और उसी तरह से उसकी माँ का जो कलर भी वो कैसा हो रहा है? कलरलेस हो रही है, फेड हो रही है, इसलिए लेट विंटर मून से अपनी माँ को वो कंपेयर करती है। 66, विंटर्स मून इज अ रेफरेंस टू द
मदर्स, विंटर्स मून जो है वो उसकी माँ का किस तरह से रेफरेंस है। नाउ द ओल्ड एज, स्किन कलर, इलनेस या चाइल्डहुड। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ओल्ड एज। ओल्ड एज से उसका कंसर्न है, उसका रेफरेंस है। नेक्स्ट 67, फाइंड द पोएटिक डिवाइस स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। इसमें स्माइल एंड स्माइल में पोएटिक डिवाइस को आपको फाइंड आउट करना है। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, रिपीटिशन, है ना। एलिटेशन हो नहीं सकता है क्योंकि एलिटेशन में आप कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं। मेटाफर हो नहीं सकता, उसमें कंपेयर करते हैं आप। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग कंसर्न करते हैं। और जो रिपीटिशन होता है उसमें एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, रिपीटिशन। तो आई होप आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया और जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs थे कमला दास से रिलेटेड या आपके इस पोम से रिलेटेड वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।